हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी 2025 के बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी 2025 के बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये पूरे पेपर का सोल्यूशन भी आप लोगों को कॉपी में दिखाने वाला हूँ और आपको ये भी जानने को मिलेगा इस वीडियो में कि बोर्ड एग्जाम में पूरी कॉपी कैसे लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी कॉपी में लिख कर लेकर आया हूँ, जो एक टॉपर बच्चा हिंदी की कॉपी बोर्ड एग्जाम में लिख कर आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा पेपर मैं सॉल्व करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में पूरी कॉपी आप लोगों को कैसे लिखनी है और एग्जामिनर आपको जो 20 से 30 नंबर जो बोनस अंक होता है वो कैसे मिलेगा, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 2025 बोर्ड एग्जाम का ही पेपर है। 24 फरवरी को आपका क्लास 12 हिंदी का पेपर होने वाला है। पेपर कोड देख सकते हैं 951 PB। पूर्णांक आप लोगों का जो क्लास 12 हिंदी का होता है वो 100 नंबर का पूर्णांक होता है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और ये 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो इतना आपको दिया जाता है। अनुक्रमांक यहाँ पर लिख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ अनुक्रमांक लिखा हुआ है, ठीक है, और नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर अपने घर आप जैसा ही पेपर हो जाएगा वो आप लेकर चले आएंगे, ठीक है। निर्देश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट में है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये तो पेपर की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि जो कॉपी का फर्स्ट कवर पेज होता है और आपको कॉपी में कैसे हिंदी का है जो पेपर है पूरा सॉल्व करके उसके प्रश्नों का उत्तर कॉपी में कैसे लिखना है। ये देखिए, आपका जो कॉपी होगा स्टूडेंट, कॉपी का फर्स्ट कवर पेज आपका कुछ इसी तरीके से रहेगा और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे ये आपका पूरा है। इसमें यानी कॉपी भी लिखना बताऊंगा, पूरा पेपर भी सॉल्व करना बताऊंगा। आपका देखिए अनुक्रमांक अंकों में दिया होगा, तो इसको अंकों में लिख लीजिएगा और शब्दों में आपका अनुक्रमांक इस तरह से रहेगा, यदि कॉमा लगाते हुए आप 1 2 3 इस तरह से जो अनुक्रमांक होगा आपका लिख दीजिएगा। विषय क्या है, हिंदी लिख दीजिए। केवल यहाँ पर प्रश्न पत्र क्या है, इसमें जैसे प्रश्न पत्र केवल लिख दिया। पहले 2 पेपर होता था, अब एक ही पेपर होता है, यानी खंड का और खंड खा का अलग अलग होता था, लेकिन अब केवल एक ही होता है, तो केवल लिख दीजिएगा। प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक, यानी यहाँ पर पेपर कोड हमें डालना होगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना 951 PB, तो ये इसी को लिख देंगे 951, ठीक है, PB, इसी को लिख देंगे। उसके बाद में स्टूडेंट आपका परीक्षा का दिन कौन सा है, मंगलवार। परीक्षा तिथि कौन सी है, जैसे 24 को आपका पेपर है, 24 फरवरी 2025 को द्वितीय पाली में होगा, क्योंकि आप क्लास 12 के स्टूडेंट है तो इनका द्वितीय पाली में होता है। केंद्र का नाम लिख देना, यहाँ पर अपने चैनल का मैंने नाम लिख दिया है। आपका जो सेंटर गया होगा जिस स्कूल में उसका नाम यहाँ पर लिखिएगा। परीक्षा का दिन यानी रूम नंबर या परीक्षा का दिन दिनांक जो रहेगा आपका, जैसे यहाँ पर देखिए 24/2/2025 ये दिनांक है जिस तारीख को आपका परीक्षा होने वाला है। परीक्षा कक्ष यानी रूम नंबर आपका 5 नंबर रूम है। तो इस तरह से आपको ये जो कवर पेज होता है स्टूडेंट, इसमें डिटेल भरिएगा, तभी आपकी पूरी कॉपी एग्जामिनर चेक करेगा आपका पेपर के बाद में, ठीक है। तो ये देखिए मैंने कॉपी लिखकर आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही राइटिंग से अच्छे से एक प्रकार से, ठीक है, जिस तरह से एक टॉपर बच्चा हिंदी की कॉपी लिखता है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको स्टूडेंट। देखिए खंड का से मैं प्रश्नों को शुरुआत करता हूँ। खंड का के जो कि 50 नंबर का प्रश्न आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा क्या गया है। हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब मुझे पता है कि राजा शिव प्रसाद ने किया है, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। यहाँ पर देखिए खंड का लिख दिया, यानी एग्जामिनर को ये पता चले कि बच्चे ने कहाँ से स्टार्ट किया है, तो खंड का लिख दिया, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए जैसे का वाला था ना स्टूडेंट, ये देखिए का वाला का पहला ऑप्शन सही था, राजा शिव प्रसाद, तो इसको मैंने लिख दिया है राजा शिव प्रसाद, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया है। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, तो ये यहाँ पर लिख दिया है। यानी देखिए का खा गा ये तो मैंने लिख दिया है, लेकिन जो ऑप्शन सही है, जैसे मेरा पहला ऑप्शन सही था ये लिख दिया, इसमें भी दूसरा ऑप्शन सही है। गा वाले में कि आखिरी चट्टान के लेखक कौन है, मोहन राकेश है, तो चौथा वाला इसमें सही है। यानी जो राइट आंसर यानी जिसका भी ऑप्शन सही हो उसी को यहाँ पर लिख दे रहा है प्रश्नोत्तर 1 संख्या के अंतर्गत, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ, यानी ये पूरा पेपर में सॉल्व करके बताऊंगा स्टूडेंट, तो वीडियो में बने रहिएगा। और कॉपी लिखना कैसे है ये भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। घ नंबर है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा है, तो ये आपका है दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है धर्मवीर भारती का उपन्यास है, तो धर्मवीर भारती का जो उपन्यास है स्टूडेंट वो कौन सा है, वो है आपका गुनाहों का देवता। तो इनमें से दूसरा लिख दिया है, तो यानी जो राइट आंसर है उसको लिख दिया और कॉपी में भी फर्स्ट कवर पेज में आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको कौन सा पेन यूज करना है, एक आपका ब्लू हो गया, एक आपका ब्लैक, एक आपका स्केच जिससे आप हेडिंग डालते हैं प्रश्नोत्तर संख्या वाला। ठीक है। एक आपकी पटरी रहेगी जिससे आप ये लाइनों को खींचेंगे इस काली स्केच से। ठीक है। यानी जिसको डंडी कहते हैं, इसी के अंदर आपको सारी चीज़ें जो डिटेल होगा लिखना पड़ेगा। ठीक है। इतना आपका क्लियर हो गया। उसके बाद दिखा देते हैं और क्वेश्चन। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। तो भैया इसको भक्ति काल को कहा जाता है, यानी दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन है प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद देखिए गा नंबर क्वेश्चन, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, तो छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्ति हो जाएगी वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह हो जाएगा। घा नंबर है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो भैया चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर मैंने लिख दिया, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे के अंतर्गत। ठीक है। राइटिंग से लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाती है वो राइटिंग ही निभाती है, तो राइटिंग से लिखा गया देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। जो ऑप्शन सही हुआ था मैंने लिख दिया, जैसे का नंबर का आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन सही था, फिर खा वाले का भी दूसरा सही था, इसको लिख दिया है। ऐसे ही आप लोगों को स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना रहेगा। इतना आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलिए दिखा देता हूँ और भी। ठीक है। ये पूरा कॉपी में लिख कर लेकर आया हूँ, और गद्यांश कैसे हल करना है, पद्यांश कैसे लिख रहा है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश के आधारित हमें प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। पेपर में दो हमारे गद्यांश दिए होते हैं, पेपर में क्या है दो गद्यांश दिए होते हैं, करना एक है यानी किसी एक को हल करना है, उसके बताए गए प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। 5 प्रश्न एक गद्यांश में होता है, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाता है, तो टोटल 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिए टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। मैं बात करूँ तो एक आपका चैप्टर और लेखक का नाम, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। ये क्वेश्चन आपका गद्यांश हो या पद्यांश दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जिसे मुझे ये हल करना है, तो देखिए पहला क्वेश्चन था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए पुरुषार्थ की बात हो रही है, भाग्य की बात हो रही है, तो यहाँ को देखिए किस तरह से मैंने लिखा है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 हेडिंग डाल दिया है। ठीक है। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा हेडिंग डाल दिया है, संकेत लिख दिया, जैसा कि मेरा स्टूडेंट आपको बताया कि गद्यांश आपके पेपर में 2 दिए होते हैं। अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा भैया कि आपने कौन सा गद्यांश को सॉल्व किया है, तो उसको बताने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है संकेत, जिससे कि एग्जामिनर पहचान जाए कि सर जी आपने ये हल किया है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला मैंने हल करके ये वाला हल कर दिया है। ठीक है। तो देखिए का कई महीने बाद, का कई महीने, इसको मैंने संकेत के थ्रू डाल दिया है। फिर लास्ट में क्या है चूर कर डाला, तो ये लास्ट वाला उठाकर मैंने इसमें लिख दिया है। ठीक है। वैसे इसी तरीके से भाग्य और पुरुषार्थ जयेंद्र कुमार इसके लेखक है। ठीक है। ये वाला भी है, ये किसके लेखक है यहाँ पर ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए संकेत में सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि पाठ का नाम क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट गद्यांश को अच्छे से पेपर में पढ़ लीजिएगा। जो 15 मिनट दिया जाता है ये यही करने के लिए दिया जाता है, तो पढ़ लीजिएगा आप लोग पेपर में। ठीक है। और उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था ना, तो देखिए पाठ का नाम लिख दिया निंदारस, लेखक का नाम क्या है हरिशंकर परसाई, तो पाठ और लेखक का नाम लिख दिया है। दूसरा जो क्वेश्चन था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक है ये देखिए, वे तूफान की तरह कमरे में घुसे साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़ी, जो धृतराष्ट्र था ना, धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम की पुतले की याद आ गई। तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट आपको यहाँ तक एक प्रकार से क्या है इसका व्याख्या करना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कितने सटीक तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए है और राइटिंग से लिखा गया है। ठीक है। जिस तरह से हेडिंग डाला गया है नीचे अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा आप लोग स्टूडेंट, जिस तरह से लिखा गया है सेम आपको 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आप लोगों को गद्यांश सॉल्व करना है। समझ में आ गया। तो ऐसे ही आप लोगों को सारी चीज़ें लेखक का लिख रहा है, जो देख सकते हैं इसी में आपको 2 नंबर दिया जाएगा। इसमें और है
जैसे देखिए तीसरा क्वेश्चन था कि काक किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह से लेखक की भुजाओं को जकड़ा। तो ये देखिए स्टूडेंट इसका आंसर, का अर्थात लेखक के बुत तूफान की तरह कमरे में घुसे और धूल व हवा के साइक्लोन या बवंडर की तरह उन्होंने लेखक को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन देखिए, लेखक को किसके पुतले की याद आ गई। तो देखिए लेखक को उस भीम के पुतले की याद आ गई जिसे धृतराष्ट्र वास्तव में भीम समझकर मार डालना चाहता था। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट पांचवा क्वेश्चन, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया। ये देखिए आंसर इसका, धृतराष्ट्र ने, ये देखिए पांचवा क्वेश्चन जो था ना कि धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को वास्तव में भीम समझकर और उसकी हत्या करने के लिए अपनी भुजाओं को जकड़ लिया। तो ये एक प्रकार से स्टूडेंट यानी जो क्वेश्चन था इस पर आपको राइट आंसर ही दे रहा था, ना कि आपको क्वेश्चन लिख रहा था। तो राइट आंसर जो था वही आपको लिख दे रहा था इस तरह से, ठीक है। इसी में आपको 10 नंबर जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जैसा कि ये आपका जयरेंद्र कुमार का चैप्टर है यानी गद्दांश लिया गया, इसका जो नाम है भाग्य और पुरुषार्थ। तो आपको इस पेपर में ये भी जानने को मिल रहा है स्टूडेंट कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पेपर में कैसे लिख रहा है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। समझ में रहे होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 4 नंबर यहाँ पर देखिए पेपर में 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपके पद्यांश भी स्टूडेंट पेपर में 10 नंबर का होता है। पेपर में ये भी 2 पद्यांश दिए जाते हैं और हल करना होता है किसी एक को, यानी किसी एक के बताए गए उसके प्रश्नों का हमें उत्तर देना होता है। तो जैसे कि मैंने ये ऊपर वाला सॉल्व किया है स्टूडेंट कि निरख सखी ये खज्जर आए फेरे उन मेरे रज्जन ने नयन इधर मन भाई। एक प्रकार से ये पद्यांश दिया हुआ है और इसके बताए गए कितने प्रश्न हैं, 5 प्रश्न यहाँ पर पेपर में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हर एक प्रश्न का जब आप उत्तर देंगे तो आपको कितने नंबर दिए जाएगा, टोटल 2 नंबर दिया जाएगा। तो ये 2 नंबर का आपका एक स्टूडेंट पद्यांश का प्रश्न होता है। उसमें जैसे कि मैंने आपको गद्यांश में ही बता दिया था कि जो 2 प्रश्न होता है वो कंपलसरी होता है, एक आपका पद्यांश का नाम और या चाहे पद्यांश हो या गद्यांश उसमें चैप्टर और लेखक का नाम तो होगा ही होगा, और दूसरे में जहाँ पर रेखा खींची हुई है ना, देखिए रेखांकित इसकी व्याख्या खींची हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका व्याख्या करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट मैंने संकेत लिख दिया, जैसा कि मैंने बताया। एक ये वाला भी है कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर वो स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान फूल काटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार काट लेगा अंग तीखी बड़ी है ये धार। तो एक प्रकार से ये पद्यांश दिया हुआ है, मैंने ऊपर वाला किया है। तो इसमें देखिए संकेत हमें बताना पड़ेगा स्टूडेंट एग्जामिनर को कि मैंने सर जी ये वाला पद्यांश को सॉल्व किया, तो उसके लिए संकेत मैंने लिख दिया है, ठीक है। निरख सखी यानी आगे का जो 2 वर्ड है फिर पीछे का जो 2 वर्ड है, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर निरख सखी ये अर्ध भर लाए। अब एग्जामिनर जान जाए कि भाई बच्चे ने ये वाला पद्यांश को हल किया है। पहला क्वेश्चन क्या था कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ये देखिए संकेत मैंने लिख दिया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन था शीर्षक का नाम गीत है, कवि का नाम क्या है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ये पद्यांश लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है ना कि हे शरद तुम्हारा स्वागत है क्योंकि तुम्हारे आगमन पर मैंने खंजन पक्षियों में प्रिय के नेत्रों का धूप में प्रिय के तप का, यहाँ पे देखिए प्रिय के तप को हंसों में उनकी गति और हास्य का, देखिए हास्य का तथा बंदूक पुष्पों में उनके अधरों का आभास पाया है। आकाश ने ओश की बूंदों के रूप में मोती न्यौछावर कर तुम्हारा स्वागत किया है और यहाँ पे देखिए स्वागत किया है और मैं अपने आंसुओं को अर्ध देकर तुम्हारी अब यहाँ पे देखिए अभ्यर्थना करती हूँ, ठीक है, अभ्यर्थना करती हूँ। तो एक प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। और 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है, उसी पद्यांश से जुड़े होते हैं। अब ये जो 3 प्रश्न होता है ये भी इसी पद्यांश से जुड़े होते हैं स्टूडेंट। जैसे देखिए उर्मिला द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया गया है, तो ये तीसरा क्वेश्चन था। तो देखिए उर्मिला द्वारा शरद ऋतु का स्वागत किया गया है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। इसमें और है ये देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए हंसों को देखकर उर्मिला क्या अनुमान लगाती है। इसका उत्तर देखिए स्टूडेंट, हंसों को देखकर उर्मिला ये अनुमान लगाती है कि प्रियतम इस ओर घूमे होंगे अथवा निश्चय ही मेरा ध्यान करके मुस्काए होंगी। यानी प्रियतम इस ओर घूमे होंगी और निश्चय ही मेरा ध्यान करके मुस्काए होंगी। 5वां क्वेश्चन देखिए बंदूक पुष्पों में, यहाँ पे देखिए बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने किसका आभास पाया है। तो देखिए बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने प्रियतम के अधरों का आभास पाया है। तो ये आपका पद्यांश हो गया स्टूडेंट। पेपर में किसी 2 को
वैसे किसी एक को सॉल्व करना है और उसके पांचों प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। 10 नंबर आपका कोई भी नहीं कट कर सकता। ऐसे ही आप लोगों को पेपर में लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। 100% आपको पूरा नंबर दिया जाएगा और 100 में से जो 95 का टारगेट है वो बिल्कुल आपका पक्का रहेगा, ठीक है। इसके बाद में और चलिए दिखा देता हूँ मैं, इसमें और है। अब आ चुका है जीवन परिचय, तो मैं जीवन परिचय भी आप लोगों को स्टूडेंट दिखा देता हूँ। और गले में प्रॉब्लम है स्टूडेंट, यानी जुकाम है, मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित लेखकों में से, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा क्या है? 80 शब्दों में हमें इनकी रचनाओं का उल्लेख करना है और लेखक का जीवन परिचय के बारे में बताना है। ये देखिए 3 + 2 = 5, तो 3 नंबर आपको दिया जाएगा साहित्यिक परिचय लिखने के लिए और 2 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट की रचनाओं को बताने के लिए, ठीक है। 5 नंबर आपको टोटल दिया जाएगा। तो इसमें से देखिए 3 आपके जीवन परिचय में इंपॉर्टेंट है लेखक का। सबसे पहला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, दूसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, तीसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इनमें से स्टूडेंट मैंने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय आपको बताया है। कॉपी में कैसे लिखना है, पेपर में कैसे लिखना है, ये देख लीजिए, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या कहाँ है? इसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय है। इसका जीवन परिचय देखते हैं स्टूडेंट, फिर साहित्यिक परिचय में दिखाऊंगा। जीवन परिचय देखिए, प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता रमादत्त मिश्र यहाँ पर देखिए पुरोहित्य करते थे, परंतु उनके विचारों में महत्ता और व्यक्तित्व में यहाँ पे देखिए दृढ़ता थी। इनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। इनकी माता जी, यहाँ पे देखिए इनकी माता जी का स्वभाव, इनकी माता जी का क्या था? स्वभाव बड़ा उग्र था। इनकी शिक्षा यहाँ पे देखिए नगण्य ही हुआ। इनके लेख राष्ट्रीय जीवन के बारहवीं संस्मरणों की साजीव झांकियाँ है। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई। ये महान जो साहित्यकार है इसकी क्या हो गई स्टूडेंट? मृत्यु हो गई। इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। देखिए प्रभाकर जी हिंदी के लघु कथा, रेखा चित्र, संस्मरणों या देखिए संस्मरण, रिपोर्टाज एवं ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य या देखिए अग्रगण्य है। ये भारत की स्वतंत्रता की लालसा लेकर साहित्य क्षेत्र में अवतीर्ण हुए। उन्होंने यहाँ पे देखिए इन्होंने अनेक नई इसमें और है, इन्होंने अनेक नई विधाओं पर फुटकर रचनाओं की और यहाँ देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त की। इस प्रकार आदर्श पत्रकार, संस्मरण लेखक और रिपोर्टाज लेखक के रूप में प्रभाकर जी की साहित्य साधना यहाँ पे देखिए चिरस्मरणीय है। तो ये इनका साहित्यिक परिचय होगा। इनकी रचनाओं देख लेते हैं स्टूडेंट। प्रभाकर जी ने हिंदी की विविध विधाओं में साहित्य रचना की है। देखिए स्टूडेंट मैं बात करूँ आपको तो एग्जामिनर आपके कॉपी में क्या देखता है और आपकी कॉपी में क्या होना चाहिए? देखिए आपका कॉपी में साफ़ सुथरा होना चाहिए, दूसरा राइटिंग होना चाहिए, एक लिखने का तरीका होना चाहिए, जो कि इस वीडियो में आपको तीनों जो पॉइंट मैंने बताया वो देखने को मिलेगा। आप लोग को खुद पता हो रहा होगा कि राइटिंग कैसी है, लिखने का तरीका क्या है, ठीक है, और किस तरह से साफ तथा सुथरा, कोई गंदगी नहीं है, ठीक है। तो रचनाओं में इसे देखिए सबसे पहला है रेखा चित्र। पहके आंगन चहके द्वार, जिंदगी मुस्काई, बाटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, ये रेखा चित्र है। दूसरा है लघु कथा आकाश के तारे धरती के फूल। तीसरा है संस्मरण दीप जले शंख बजे। और चौथा है ललित निबंध, यानी क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुघरू। ये इनकी एक प्रकार से क्या है? ललित निबंध है। तो इनका जीवन परिचय भी मैंने आप लोगों को बता दिया है स्टूडेंट, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद में और देख लेते हैं। ये देखिए नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 था, यानी किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। 5 नंबर दिया जाएगा, 3 नंबर साहित्यिक परिचय के लिए, 2 नंबर इनकी कृतियों के लिए, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट मैंने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय बताया है और ये सभी का जीवन परिचय वो चाहे लेखक का हो या कवि का हो, मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, तो सभी का जीवन परिचय का वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल महादेवी वर्मा का जीवन परिचय कॉपी में कैसे लिखते हैं चलिए देख लेते हैं। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 नंबर का खा है महादेवी वर्मा।
जीवन परिचय में देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन या होलिका जो दहन है इसके दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी, यानी गीता रामायण का पाठ पढ़ती थी, धार्मिक महिला थी। एवं नाना ब्रजभाषा, जी आप देखिए, एवं नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पा आयु में ही हो गया था। कुछ समय तक चांद पत्रिका की संपादिका भी रही। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का क्या स्वर्गवास हो गया। तो ये इनका जीवन परिचय था, स्टूडेंट देख लिया। अब इनकी साहित्यिक परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी है। इनकी श्रेष्ठ बहुत सी क्या है, गद्य रचनाएं भी है। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपना स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। इन्होंने पद्म भूषण, यानी देखिए यहाँ पर जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है कि भैया एग्जामिनर का फोकस सीधा उस शब्द पर जाएगा, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ब्लैक से लिख दिया। जैसे जन्म स्थान, माता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था और इनकी मृत्यु कैसी हुई, इन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन किया, तो ये मैंने ब्लैक से लिखा है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो ठीक है, तो देखिए इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा बंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो महादेवी वर्मा जी को स्टूडेंट जो एक प्रकार से जो का यामा है, इनको यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर प्राप्त हुआ स्टूडेंट। ठीक है, यामा पर महादेवी वर्मा का जब भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिए यामा पर महादेवी वर्मा को क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब इनकी रचनाओं के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, महादेवी जी की प्रमुख कृतित्व इस प्रकार है। सबसे पहला है निहार, दूसरा है रश्मि, तीसरा है नीरजा, चौथा है सांध्य गीत, पांचवा है दीपशिखा और 6 है यामा। तो ये 6 लिख देंगे रचनाएं तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पेपर में आप लोग देखे होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं अधिकतम शब्द सीमा कितना है, 80 शब्द। तो ये 80 शब्द आपके स्टूडेंट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जीवन परिचय लिखा आपने, साहित्यिक परिचय लिखा। इनकी साहित्यिक परिचय थोड़ी बड़ी में लिखनी होती है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी जन्म स्थान ये सब तो लिखना जरूरी है, लेकिन इन्होंने लाइफ में अपने क्या किया ताकि इनका जीवन परिचय पेपर में बताया जा रहा है, पेपर में आ रहा है, हाई स्कूल में भी आ रहा है, इंटरमीडिएट में भी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इनकी रचनाओं भी आप लोगों ने देख लिया। अब इनकी चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ स्टूडेंट पेपर में कि पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यानी पंचलाइट अथवा जो लाठी कहानी के उद्देश्य है, इस पर हमें क्या करना है, प्रकाश डालना है। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्दों में हमें ये करना होगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पंचलाइट अथवा करके दिया हुआ स्टूडेंट, फिर यहाँ पर अथवा किया दिया हुआ कि पंचलाइट या ध्रुव यात्रा कहानी के तत्व लिखिए। तो हमें 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए जाते हैं, एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, एक 4 दिए जाते हैं। तो इनमें से जैसे मेरे पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाला स्टूडेंट। ठीक है, 5 नंबर का है, 80 शब्दों में लिख रहा होता था। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिख दिया है। ठीक है, कॉपी में यहाँ पर देख सकते हैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। ठीक है, 80 शब्दों में लिख रहा है, यानी पंचलाइट जो कहानी का सारांश ना देकर उद्देश्य कि भैया इसका उद्देश्य क्या है इस कहानी का, इसके बारे में बताया गया है। तो ये भी चलिए देख लेते हैं। देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। अनेका जन आंदोलनों से वे निकट से जुड़े रहे, इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी काफ़ी हाउस में बैठकर नहीं, यानी किसी जो कॉफ़ी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु वे स्वयं यहाँ पर देखिए अपने पात्रों के बीच रहे। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र इनकी कथाओं के अलंकार, यानी पंचलाइट भी बिहार के, यानी पंचलाइट जिसको पेट्रोमेक, जिसको लालटेन कहा जाता है। ठीक है, पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। शीर्षक कथा, देखिए शीर्षक कथा के केंद्र बिंदु है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़कर के लिए, यहाँ पर देखिए पाठक कहानी को पढ़कर के लिए उत्सुक हो जाता है, पढ़ने के लिए क्या एक प्रकार से उत्सुक हो जाता है। ठीक है, इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने, यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती है। इसमें और है,
उस पर लगे सारी प्रतिबंध हट जाते हैं तथा उसे बहानुकूल आचरण की छूट भी मिल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। इसका बड़े ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। देखिए कहानी में हुआ है, रेणु जी ने ये भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। तो ये एक प्रकार से स्टूडेंट 80 शब्द के लिए इतना इनफ है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कॉपी में जब आप लिखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 80 शब्दों के लिए इनफ है। और जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था स्टूडेंट, क्या पूछा गया था? पंच लाइन कहानी का उद्देश्य मैंने बता दिया, 5 नंबर दे दिया जाएगा। हर साल आपके पेपर में आता है। मैं बात करूं, हर साल आपके पेपर में स्टूडेंट ये पूछे जाते हैं आपका। उसके बाद में देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। 5 नंबर का आपका ये दिया जाएगा, ठीक है। अधिकतम शब्द सीमा कितने होते हैं? 80 शब्दों में आपको लिखना होगा। अब देखिए खंडकाव्य में बात करूँ स्टूडेंट तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये किसके वाइज होता है? डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंडकाव्य है चल रहा है, जिसे आपने डिस्ट्रिक्ट में आपको खंडकाव्य को तैयार करना पड़ेगा। अब मैं बात करूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो खंडकाव्य चलता है वो त्यागपति खंडकाव्य होता है। ये पेपर में आता है, ठीक है। और लगभग ये 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट में खंडकाव्य आता है। अब आपके डिस्ट्रिक्ट में जो खंडकाव्य आता होगा उसी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसी को तैयार कर लेना, वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए मैंने त्यागपति जो खंडकाव्य के आधार पर सम्राट जो हर्षवर्धन इनका चरित्र चित्रण किया है। अब यहाँ पर 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट का एक खंडकाव्य रही है तो वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिए 10-20 सेकेंड या 2-3 मिनट, ठीक है स्टूडेंट। 2-3 मिनट स्किप करके आप आ जाइए अगले वाले भाग पर। लेकिन जिनका ये यानी हर्षवर्धन खंडकाव्य लगता है तो वो जरूर वीडियो देखिए। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 है, त्यागपति सम्राट हर्षवर्धन का चित्रण। हर्षवर्धन देखिए त्यागपति के नायक है। इस खंडकाव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है। संपूर्ण घटनाचक्र उन्हीं की चारों ओर घूमता है। हर्षवर्धन के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। एक प्रकार से देखा जाए स्टूडेंट तो जो इनका चरित्र चित्रण की विशेषताएं हम बता रहे हैं, हर्षवर्धन जो सम्राट हर्षवर्धन है इनकी विशेषताएं हम इसमें बता रहे हैं पूरा, ठीक है। 80 शब्दों में बताना होता है। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट के थ्रू मैंने बताया इनकी विशेषताएं। सबसे पहला है महान त्यागी। हर्षवर्धन महान त्यागी एवं आत्मसंयमी है। देखिए एवं सर्वस्व त्याग करने के कारण ही कवि ने उन्हें त्यागपति के नाम से पुकारा है। प्रयाग में 6 बार अपने, यहाँ पर देखिए सर्वस्व प्रजा के लिए दे देना उनके महान त्याग का प्रमाण है। दूसरा है देश प्रेमी। हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी है। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की। देश की एकता एवं रक्षा हेतु वे बड़े से बड़ा युद्ध करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। देश सेवा ही उनके जीवन का व्रत था, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। इसमें और पॉइंट के थ्रू बताया गया है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें और पॉइंट है वो भी मैं बताऊँगा आपको। ये देखिए आदर्श पुत्र एवं भाई। इसमें देखिए इस खंडकाव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। अपने पिता के रूढ़ होने के समाचार पाकर वे आखेट से तुरंत लौट आते हैं। ये आदर्श पुत्र एवं भाई का एक प्रकार से अर्थ है। चौथा है श्रेष्ठ शासक। श्रेष्ठ शासक का अर्थ ये है स्टूडेंट, यानी श्रेष्ठ शासक ये किस तरह से है? हर्षवर्धन जी देखिए महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक है। उनका संपूर्ण जीवन शासन धर्म शासन है। यहाँ पर देखिए इसमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ है ब्लैक पेन से। शांति शुभता का व्रती था, हर्ष का शासन था लिया जिसने प्रजाहित राजा सिंहासन। एक प्रकार से पॉइंट है। पांचवा जो पॉइंट है कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी। सम्राट हर्षवर्धन ने आजीवन अपने कर्तव्य का पालन किया। प्रारंभ में इच्छा न होते हुए भी अपने भाई के कहने पर राज्य संभाला और प्रत्येक संकटापन्न स्थिति यानी जो संकट वाला स्थिति में अपने कर्तव्य को निभाया। अब देखिए स्टूडेंट्स में कुछ पॉइंट है। इस प्रकार हर्ष का चरित्र एक महान राजा, आदर्श भाई, पुत्र एवं महान त्यागी का चरित्र है स्टूडेंट। तो ये इनका चरित्र चित्रण था जो कि बताया गया था। 80 शब्दों के लिए लिखना होता था, मैंने आपको बता दिया है स्टूडेंट। अब चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट देख लेते हैं। खंड खा वाला देखिए स्टूडेंट अगला पॉइंट आ चुका है जो कि 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सा संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, ठीक है। सा संदर्भ सहित हमें हिंदी में अनुवाद करना होता था। 2 नंबर हमें संदर्भ के लिए दिया जाएगा और 5 नंबर इसके अनुवाद के लिए। ये आपका संस्कृत में दिया हुआ है ना, इसको हमें हिंदी में लिखना है, ठीक है। पेपर में 2 दिए जाते हैं जो है आपके संस्कृत के एक प्रकार से क्या है गद्यांश,
पेपर में, किसी एक को हमें सॉल्व करना है। मैं दिखा दूँ आपको, जैसे कि स्टूडेंट में दिखाऊँ आपको, ये मैंने किया है, ये वाला मैंने हल किया है, ये वाला स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड वाला ये जो अथवा वाला है कि युवक बालवीय, ठीक है, ये वाला मैंने सॉल्व किया है स्टूडेंट। इसमें संकेत मैंने, जैसा कि मैंने आपको संस्कृत के गद्दा होकर खंड खा लिख दिया है, और प्रश्नोत्तर संख्या 8 नंबर का है वो भी मैंने लिख दिया है। संकेत मैंने लिखा है कि एग्जाम्पल को मैं बता रहा हूँ कि सर जी मैंने संस्कृत का ये वाला गद्यांश जो है सॉल्व किया है। तो युवक बालवीय लास्ट का देखिए, जो पहले का जो वर्ड है ये देखिए, ये वाला उठा दिया, और लास्ट का जो 2 वर्ड है ये वाला उठा लिया, और हमने बता दिया कि एग्जामिनर को भैया पता चल जाए कि हाँ ये बच्चे ने किया है। अब इसका संदर्भ इंपॉर्टेंट है, यानी संदर्भ में बेसिकली हमें क्या बता रहा होता है, चैप्टर का नाम। देखिए, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में महाबरा बालवीय नामक पाठ से अवतरित है। चैप्टर का क्या नाम है, महाबरा बालवीय। अब ये जो पूरा संस्कृत में दिया हुआ स्टूडेंट, इसका हमें हिंदी में अर्थ बता रहा है, इसका यानी मीनिंग बता रहा है स्टूडेंट। देखिए, युवक बालवीय ने अपने ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को मोह लिया, इसीलिए इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्रदान कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने हेतु प्रेरित किया। तद अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। कानून के उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर वार्ता एवं अपने उदार व्यवहार के कारण वे शीघ्र ही मित्रों तथा न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। यानी मित्रों और जो न्यायाधीश के सम्मान के क्या है स्टूडेंट, पात्र बन गए। तो ये इनका संदर्भ है स्टूडेंट, ठीक है। संदर्भ कैसे लिखना था मैंने बता दिया, ये संस्कृत का संदर्भ है। नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का साथ संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसको आप श्लोक कह लीजिए या इसको आप लोग पद्यांश भी कह सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर का ये भी होता है। 2 नंबर दिया जाता है आपको संदर्भ के लिए, 5 नंबर दिया जाएगा आपको स्टूडेंट इसके लिए, किसके लिए, यानी आपको अनुवाद करने के लिए। पेपर में 2 दिया जाता है। आप ये वाला कर सकते हैं कि दाबा रोचतो उद्ध, ठीक है, ये दिखा दूँ आपको। आप ये वाला कर सकते हैं जो कि जातक कथा से लिया गया, चैप्टर का नाम जातक कथा है, ठीक है। या ये वाला कर सकते हैं सुभाषित रतनार वाला, ठीक है। दोनों में से किसी एक को आप लोग हल कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने ये वाला किया है, परोक्षोकार हाथ ये वाला पूरा किया है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या खा लिखकर संकेत मैंने लिख दिया, यानी इसमें भी भैया संकेत के थ्रू बता रहा होता है एग्जामिनर को कि सर जी मैंने ये वाला पद्यांश या श्लोक को किया है, तो संकेत लिख दिया। संदर्भ इसका अलग होता है श्लोक का। देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित उद्गार पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आपका कोई अन्य होता है, जैसे हमारी जातक कथा बताया तो जातक कथा आप लिख देते, ठीक है। 2 नंबर आपका पक्का हो जाता। अब ये जो है इसमें देखिए छोटा सा है आपका ये श्लोक, इसमें छोटा सा ही आपका अनुवाद होगा। देखिए, जो पीठ पीछे का बिगाड़ने वाला हो या दिखे वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो और छोड़ दिया जाता है। तो एक प्रकार से इसका अनुवाद हो गया स्टूडेंट ये वाला श्लोक को। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर हमें क्या करना है, संस्कृत में दे रहा है। 4 नंबर दिया जाएगा, जैसे कि मैंने एक ये वाला किया स्टूडेंट, संस्कृत साहित्य आदि कवि का अस्थि, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 9 के अंतर्गत आता है ना, ये देखिए इसको मैंने प्रश्नोत्तर संख्या पहला वाला किया, तो संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि अस्त 2 नंबर मिल जाएगा। फिर एक मैंने ये वाला किया स्टूडेंट, चौथा वाला कि दुर्योधन कस्य प्रभावेण अस्यात् चलितो भवति, तो इस दुर्योधन केशवस्य यानी भगवान जो विष्णु है, प्रभावेण अस्यात् चलित, यानी इसमें थोड़ा एक ही शब्द का वो होता है, एक ही शब्द में लिख देते हैं और एक ही शब्द इसमें चेंज करना होता है। जो आप लिख देते हैं तो आपको जो पूरा नंबर दे दिया जाता है। 4 नंबर 2 नंबर एक प्रश्न के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन, करुण रस अथवा शांत रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर दिया जाएगा, 1 नंबर परिभाषा के लिए और 1 नंबर आपको दिया जाएगा इसका उदाहरण के लिए। तो करुण रस का बताइए अथवा आप शांत रस का बताइए। तो इस वीडियो में मैंने शांत रस का परिभाषा और उसका उदाहरण बताया है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर संख्या 10 है, 10 नंबर का है ना शांत रस, तो इसके केवल एक ही करना है। तो देखिए इसका स्थायी भाव निर्वेद है, संसार की क्षण भंगुरता एवं सांसारिक विषय भोगों की असारता तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद यानी वैराग्य की पुष्टि होकर शांत रस पे परिणत होता है, उसी को शांत रस कहा जाता है। इसका उदाहरण देखिए कि चिंता तो हरि नाव की ओर न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। एक प्रकार से इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें
यदि स्टूडेंट में पूरा पेपर आपका सॉल्व करके बताऊंगा और आपको पूरा जानकारी आप लोगों को मिल रहा होगा। खा नंबर देखिए, रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण देखिए। यदि इसमें भी 1 नंबर परिभाषा का 1 नंबर उदाहरण का दिया जाएगा। तो रूपक अलंकार का इसमें भी मैंने बताया है, ये देखिए खा नंबर क्वेश्चन में रूपक अलंकार का परिभाषा कि जहां उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट लाज निशा अवलोकी। एक प्रकार से इसका उदाहरण है, कई सारे इसके उदाहरण है कि एक प्रकार से जथापक बिरखग अतिगिरा नहीं जथापुक तो करुण रसाल हो जाएगा, एक हो जाएगा चरण कमल बद्धो हर राय, और एक इसका रूपक अलंकार का एक और उदाहरण हो जाएगा कि उदत उदगरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे सद सरोज सब हर से लोचन भ्रग। एक ही आपका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन ग नंबर कि दोहा अथवा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। यदि दोहा अथवा जो सोरठा छंद इसका लक्षण एवं उदाहरण लिखना है, ठीक है, इसमें भी 2 नंबर दिया जाएगा। तो इसमें मेरे साथ किसका दोहा का किया है, परिभाषा उदाहरण देखिए ग नंबर में दोहे के पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे सब चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। सब चरणों के अंत में वर्ण गुरु और लघु होते हैं। उदाहरण देखिए, बेरी भव बाधा हरो राधा डगारी सोई जा तर की झाई परे श्याबू हरित तुति हुई। इसमें मात्रा लगाए स्टूडेंट देख सकते हैं। मात्रा मेरे काफ़ी सारे वीडियो बताया कि मात्राएं कैसे लगाई जाती है। ठीक है, तो वीडियो देख कर सकते हैं आप लोग। राइटिंग से लिखा गया, राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक टॉपिक पर निबंध लिख रहा है। पहला है भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान, दूसरा है इंटरनेट विकास अथवा विनाश, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, और चौथा आपका आतंकवाद कारण और निवारण। तो ये 5 टॉपिक है, इनमें से किसी एक टॉपिक पर आप लोगों को निबंध लिखना है। स्टूडेंट आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि मेरे यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ स्टूडेंट, मैंने जैसे कि बताया कि मैं पूरा पेपर सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। तो आतंकवाद कारण और निवारण का मैंने आपको बताया है। ठीक है, 9 नंबर आपको दिया जाएगा स्टूडेंट। कैसे हल करना है ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 11 के अंतर्गत है ना, ये देखिए चौथा वाला हल किया तो इस तरह से मैंने लिख दिया है आतंकवाद कारण और निवारण, विचार बिंदु लिख दिया है। देखिए सबसे पहला है प्रस्तावना, यानी इस जो निबंध में मैं क्या बताने वाला हूँ। तो विचार बिंदु में देखिए प्रस्तावना, दूसरा है आतंकवाद का अर्थ, तीसरा है आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, चौथा है भारत में आतंकवाद, पांचवा है आतंकवाद के विविध रूप, और 6 है आतंकवाद का समाधान, सातवां है उपसंहार, यानी लास्ट में जो कंक्लूजन होता है कि पूरे का सार क्या निकलता है उसको बताया है। तो देखिए प्रस्तावना क्या है स्टूडेंट, प्रस्तावना के लिए आपको 2 नंबर दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं इंग्लिश में। देख लेते हैं इसका प्रस्तावना। देखिए मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं, और ऐसी स्थितियाँ देखिए ऐसी स्थितियाँ ही आतंकवाद का आधार है। आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। आतंक जो फैलाने वाले भैया वो आतंकवादी कहलाते हैं। ये आतंक कहीं से बनकर नहीं आते, ये भी है समाज के ऐसे अंग हैं जिनका काम आतंकवाद के माध्यम से किसी धर्म समाज अथवा राजनीति का समर्थन करना होता है। ये प्रस्तावना हो गया स्टूडेंट। और जैसे कि मैंने बताया विचार बिंदु लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी, तो इससे एग्जाम्पल को भैया पता चल रहा है कि बच्चे ने इस हेडिंग को, इस पॉइंट को इस निबंध में लिखा है। दूसरा है आतंकवाद का अर्थ। देखिए थोड़ा स्टूडेंट गले में प्रॉब्लम है, जुकाम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इग्नोर कर लीजिएगा। देखिए आतंकवाद का अर्थ देख लेते हैं कि आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत, या अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का सिद्धि रूपांतरण है। आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार के आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। ऐसा बल प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग समुदाय भयभीत कर दे आतंक के आतंकवादी नहीं जानते हैं। तीसरा है आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, यानी पूरी दुनिया की यह समस्या है आतंकवाद। तो इसमें देखिए आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवाद सक्रिय है। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। जे.सी. स्मिथ अपनी बहुचर्चित पुस्तक लीगल कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म में लिखते हैं कि इस समस्या संसार में जैसा तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है, यानी ये समस्या जो है संसार में बना तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या।
चौथा देखिए स्टूडेंट, भारत में आतंकवाद देखिए, स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी देखिए हिंसा फैलाई गई है। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंकवाद फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल और असम में भी अनेक बार उग्र आतंकवादी हिंसा फैली। सीमा पार के आतंकवादी हमलों में अब तक 1 लाख से भी अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ठीक है, सीमा पार के आतंकवादी हमलों में अब तक जो 1 लाख से अधिक लोगों की क्या है जान जा चुकी है। पांचवा है आतंकवाद के विविध रूप। इसमें देखिए भारत में आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून, ठीक है, 1985 में आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया गया है। पहला है समाज के एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग थलग करने और समाज के विभिन्न विभिन्न वर्गों से बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए की गई हिंसा। अच्छा है आतंकवाद का समाधान कैसे हो सकता है। देखिए भारत में विषमतम स्थिति तक पहुंचने आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे, किंतु ये समस्या अभी भी अनसुलझी हुई है। यानी ये जो समस्या है अभी तक सुलझ नहीं पाई है। ठीक है, देखिए अनसुलझी हुई है। इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो। सांप्रदायिकता के इस दोष से आज भारत के सभी राजनीतिक दल यहाँ पर देखिए न्यूनाधिक रूप से दूषित आवश्यक है। तो ये आतंकवाद का समाधान हो गया। लास्ट में देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है इसका। देखिए ये एक विडंबना है, या देखिए ये एक विडंबना ही है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि देश के 139 करोड़, क्योंकि 2011 की बात हो रही है, 2011 में तो 121 था। ठीक है, और देखिए 139 जो कि अभी देखा जाए तो 144 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। तो 139 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया है। ठीक है, तो ये लास्ट में कंक्लूजन था जो मैंने आपको बता दिया है 7वां नंबर। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में देख लेते हैं और क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट 12 नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए कि पावर का सदविच्छेद होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो पावर का सदविच्छेद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपको बताना है। ये 4 आपके ऑप्शंस दिए हुए और इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनकर बताना है। तो मैं बात करूँ स्टूडेंट, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका खा वाला हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट ये वाला होगा, पो धन अनम हो जाएगा। ठीक है, चैनम का सदविच्छेद क्या हो जाएगा, तो आपका गा वाला हो जाएगा चैनम। पो धन इत्रम के सदविच्छेद क्या हो जाएगा, तो पवित्रम हो जाएगा। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 12 का पहले का आपका खा वाला सही, दूसरे का आपका गा वाला सही है चैनम। ठीक है, और तीसरे का पवित्रम। तो जो राइट आंसर है उसी को आपको लिखना है। संधि आपका 3 पूछा जाता है। खा नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए कि महादेव में समास कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, तो महादेव में जो समास हो जाएगा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। खा वाला सही है। ठीक है, ये देखिए प्रश्नोत्तर दूसरे का खा नंबर, 12 नंबर का खा नंबर मैंने लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कि महात्मा में समास कौन सा है, तो उसमें भी कर्मधारय समास हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया है, यानी जो राइट आंसर था वो लिख दिया है। 13 नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है कि गुरुत्व में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। ये देखिए कि गुरुत्व में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, तो गुरुत्व महत्व में ये आपका गा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख दिया है मैंने। ठीक है, दूसरा है भूत शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका का वाला हो जाएगा, कथ हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, भूत शब्द में प्रत्यय हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट की रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी विभक्ति तथा उसके संबंधित नियम का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। और यहाँ पर आपको दिया जाएगा 2 नंबर। जैसे पहला है आपका उपाध्याय छात्रे सम स्नानी, दूसरा ग्राम परता उदाहरण अस्ति, और तीसरा प्रकृत साधु यानी प्रकृति के साधु। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया स्टूडेंट, यानी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 13 का खा नंबर में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि गांव के चारों ओर बगीचा, यानी जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन था ना स्टूडेंट की ग्रामा परिता उदारम अस्ति, यानी गांव के चारों ओर बगीचा है। इसका नियम हो जाएगा
अभिता परता सभया दीक्षा हा प्रतियोगी। अभिता का और अर्थ है कि चारों ओर, ये सभी और, पवित्र परिता का है सभी और, सभया का समीप, दीक्षा का समीप, हा का सुख के लिए प्रयुक्त शब्द, प्रति की और तरफ, विभक्ति इसका द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं गांव के चारों ओर बगीचा है, इसी में पूरा अर्थ आएगा। तो आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप डीएम और विभक्ति लिख देंगे, 2 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा, ज़्यादा आप झंझट बट पालिएगा। लेकिन मैंने आपके डाउट के लिए ये भी बता दिया है ताकि आपका कन्फ्यूजन पेपर में ना रहे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें और एक क्वेश्चन बच जाता है आपका, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। 8 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, अथवा करके पूछा गया है कि परीक्षा के समय बिजली कटौती, ठीक है, बिजली कटौती करने के लिए जो जिलाधिकारी है इनको पत्र लिखिए। और अथवा करके कि ऋण प्राप्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक की शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको केवल दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, किसी एक के प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने जो बिजली वाला समस्या है उस पर बताया है, ठीक है, पूरा पेपर मैंने सॉल्व करके बताया है स्टूडेंट। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 14, सेवा में आपको ऐसे ही पेपर में लिखना है, सेवा में बिजली विभाग मेरठ। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम डाल सकते हैं स्टूडेंट। विषय क्या है आपका, बिजली की अनियमित आपूर्ति। महोदय यदि आपको सीरियल से ऐसे ही लिखना है, महोदय आपको लिखना है, मान्यवर भी लिख सकते हैं, लेकिन महोदय ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए हम जयनगर कॉलोनी की निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता यहाँ पर देखिए ग्रीष्म काल में ही होती है, और हम जब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी, अब देखिए भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। शीघ्र कार्रवाई की आशा है। हम और आपके जयनगर के निवासी, जैसे मेरा नाम है शिवम आर्या, एक मेरा दोस्त है शुभम, ठीक है, शुभम कुमार, तीसरा है अमित प्रजापति। तो एक प्रकार से स्टूडेंट इस तरह से मेरे जैसे जो निवासी है जो पत्र लिख रहे हैं, जैसे 2-4 लोग होते हैं ना, तो उसके बारे में नाम लिख दे रहा है। दिनांक आप लिख दीजिए, जो दिनांक आपका पेपर है उस तारीख आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को ऐसे ही पूरा पत्र लिखना है स्टूडेंट, आवेदन पत्र भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही लिखोगे तो आपका जो 8 नंबर है पेपर में वो आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो स्टूडेंट फिलहाल आप आज की इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने पूरा पेपर सॉल्व करके आपको बताया, पूरी जानकारी मैंने दी है, ठीक है। पूरा कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी के लिखने का तरीका क्या है, राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है। आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा है, लाइक जरूर कर लीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।